हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दुनिया के उन मुल्कों में जहां भारतीय हैं वो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने अपने जगह पर मना रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो कानून है उस कानून का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। कानून से ही पूरा का पूरा शासन प्रशासन गवर्न होता है, शासन चलता है। तो कानून के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो कानून का डंडा कहते हैं कि पुलिस है। पुलिस का मतलब कानून वहाँ से शुरू होता है। हालांकि यह परिभाषा सही नहीं है, परिभाषा इससे भिन्न है, इसलिए कि कानून कई जगह मैटर करता है और कई जगह सब मिला करके कानून का मायने मतलब होता है। भारत के संविधान से पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसमें जो पुलिस को राइट दिए गए हैं उसके लिए जो अलग से कानून बनाया गया, CRPC बनाया गया है, IPC बनाया गया है। हम पिछले लगभग 6-7 सालों से लगातार आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, कभी जजेस को बुला कर, कभी सीनियर एडवोकेट को बुला करके, कभी चीफ जस्टिस को बुला करके, कि आपके हक क्या हैं। और ये सारे हक कानून से ही संबंधित हैं और कानून जहाँ आता है वहाँ पुलिस कहीं ना कहीं आगे पीछे खड़ी हो जाती है। इन 75 सालों में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पुलिसिंग में सुधार के कई सारे उपाय किए गए, फिर भी पुलिस के पास जाने से आम आदमी को भय लगता है, पढ़े लिखे आदमी को भय लगता है। क्यों है? यह सिर्फ मिथक है, सिर्फ भ्रम है, या सचमुच में कुछ ऐसा है? आज हम कानून की बात में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड IG विमल किशोर सिन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये पुलिसिंग के बारे में अगर देखें तो 75 साल एक बड़ी अवधि होती है जिसमें एक आदमी बच्चे से जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, लाठी टेकने लगता है। प्रधानमंत्री ने 5 प्रण गिनाए, उस 5 प्रण में भय मुक्त होना भी है कि आदमी भय मुक्त हो। लेकिन पुलिस आज भी भय का कारण बनी हुई है। क्यों ऐसा है? ये सिर्फ भ्रम है या सचमुच में फैक्ट है कि पुलिस से भय उनको खाना चाहिए जो अपराधी किस्म के लोग हैं? आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा है? वास्तव में जो हमारे संविधान और आज़ादी के बाद जो पुलिस की व्यवस्था बनी संविधान और कानून के तहत जी, वो चूँकि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य में विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। ये अनफॉर्चुनेट है कि जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद पुलिस की व्यवस्था वही रही जो ब्रिटिश पुलिस की व्यवस्था थी। और आप जानते हैं कि ब्रिटिश पुलिस ने इंडियन पुलिस बनाया किस लिए था? जी, अपने ही लोगों से अपने ही लोगों को पिटवाने के लिए, बगैर आधार के लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए, जेल में भिजवाने के लिए। देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिटिकल पावर ने या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पुलिस में रिफॉर्म्स लाने का कोई प्रयास नहीं किया। और पहली बार 1976 की इमरजेंसी, 1975-76 की इमरजेंसी में जब लोगों को लगा कि पुलिस बिल्कुल बेकाबू हो गई है और ह्यूमन राइट्स के बहुत वायलेशंस हो रहे हैं, आप देखेंगे कि 1977 में पहली बार नेशनल पुलिस कमीशन बना। और नेशनल पुलिस कमीशन का मुख्य ध्येय यही था कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए, लोगों क्रिमिनल में डर और भय का वातावरण हो, पब्लिक पुलिस पर भरोसा करे। लेकिन 1977 से लेकर और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में बहुत से गाइडलाइंस पारित किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस का इन वर्षों में इतना ज़्यादा पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है और पुलिस इस तरह से पॉलिटिकल फोल्ड में गिर गई है कि न तो पुलिस निकल पा रही है और न पॉलिटिशियन उनको निकलने देना चाहते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कि पुलिस में रिफॉर्म्स हो।
क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी जानते हैं कभी ना कभी उनकी सरकार बनेगी और उन्हें इन्हीं पुलिस से काम लेना होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जो पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स जो हो गया है, इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इससे जो है सो हम अपने को निकाल नहीं पा रहे हैं। एक सवाल इससे भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार रूलिंग्स दी कि एसपीज वगैरह का ट्रांसफ़र जो है, पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनका ट्रांसफ़र जो है जब मन करे तब नहीं कर दें, एक उनका फिक्स वो हो, लेकिन वो कहीं किसी भी सरकार में, किसी स्टेट में या सेंटर में एक्सिक्यूट नहीं हो पाया। आप जो बता रहे हैं कि चूँकि पॉलिटिशियंस जो वहाँ हैं वो बहुत रुचि नहीं रखते हैं, तो ये हम मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में भी तत्काल कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश? सच पूछे तो सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। अभी भी जो आप परिप्रेक्ष्य देखें, जो सिनेरियो देखें कि हर राज्य में पुलिस का अलग अलग ढंग से जो है सो यूज हो रहा है पॉलिटिशियंस के द्वारा, और लोगों को अब इस कारण पुलिस की इम्पार्शलिटी पर बिल्कुल संदेह होने लगा है। पहले प्रेस और मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, अब प्रेस और मीडिया इतनी एक्टिव हो गई है कि हर चीज़, पुलिस की हर गतिविधि जो है तो प्रेस और मीडिया से पब्लिक तक पहुंच रही है, और इसलिए पब्लिक के मन में जो पुलिस की जो छवि होनी चाहिए तो बन नहीं पा रही है। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस कारण भी कुछ पुलिस अफसर के कारण, ऐसा नहीं है कि पूरा पुलिस समाज जो है सो ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बड़े अफसरों के कारण भी, कुछ छोटे अफसरों के कारण भी, थानों के अफसर के कारण भी कुछ ऐसी घटनाएं कर दी जाती है कि पूरा पुलिस महकमा, पूरी इंडियन पुलिस बदनाम हो जाती है। देखिए, आम में एक दाग जो है पूरे आम को बदनाम कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी आप देखेंगे कि जो हमारा जो पुलिस का जो इमेज है ये ऑफिसर से ओरिएंटेड हो गया है। जिस राज्य में आप देखेंगे डीजीपी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से उनको कोई कमजोरी नहीं है। जिस जिले का एसपी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कुर्सी से चिपकने की कुछ कोई लालसा नहीं है। इवन थाना के अगर थाना प्रभारी भी बहुत आउटराइट हैं, तो उन जगहों पर देखेंगे, उन राज्य में, उन जिला में, उन थानों में पुलिस का जो छवि है बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पब्लिक पुलिस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि पूरे इंडिया के लिए इंडियन पुलिस की एक छवि होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है एंड ऑफिसर्स टू ऑफिसर्स वैरी कर रहा है, जो लीड करते हैं पुलिस को। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो छोटे बड़े पुलिस अफसर हैं, अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो है अपने आप को अभी भी एक बेहतर पुलिस अफसर सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हम एक बेहतर पीपल्स फ्रेंडली हम रहें और जनता के चूँकि सेवक हैं इसलिए जनता का काम करें। लेकिन उस एक से पूरी पुलिस फोर्स, इसलिए कि पत्रकारिता में यह पढ़ाया जाता है कि आदमी कुत्ता को काटे तब खबर है, कुत्ते आदमी को काटे तो खबर नहीं है। तो एक जहाँ गलती करता है, उस गलती से वो लोग भी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। खैर, जो माहौल है उस माहौल में अगर हमको राहत पाना, मान लीजिए सनहा दर्ज करना है, FIR दर्ज करना है, तो ऑनलाइन सनहा या ऑनलाइन FIR दर्ज किया जा सकता है कि क्या प्रक्रिया है उसकी? देखिए, जो बहुत बड़ी समस्या है कि आम लोगों में ये भय रहता है पुलिस थानों में जाने में, जानते हैं कि हमारा केस दर्ज होगा या नहीं, हमारा सनहा दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसको दूर करने के लिए पिछले 3-4 वर्षों से ऑनलाइन FIR के लिए प्रयास किया जा रहा है, और बहुत से स्टेट्स जो हैं ऑनलाइन FIR के लिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी ऑनलाइन FIR की व्यवस्था है, लेकिन एक्चुअली जो अभी जो व्यवस्था है, अन्य राज्यों में भी जो व्यवस्था है, वो पूरी तरह ऐसा नहीं है कि आपका FIR दर्ज हो जाएगा। अब ऑनलाइन झारखंड में ही है, ऑनलाइन साइट बना हुआ है, उस पर आप आधार नंबर डालकर, अपना एड्रेस डालकर, आपका जो भी कंप्लेन है आप एक FIR दर्ज कर सकते हैं। वो जो हेडक्वार्टर से वहाँ से संबंधित थाना को या ज़िले को SP को भेजी जाती है, और फिर वो लोग इसकी इंक्वायरी करते हैं, और अगर पाते हैं कि नहीं ये सही है तब जाके FIR दर्ज कर ली जाती है। कुछ दिल्ली, अहमदाबाद वगैरह जगहों में, बड़े जगहों में FIR की व्यवस्था की जा रही है, जबकि फुल फ्लेज FIR दर्ज हो जाए और FIR नंबर भी मिल जाए। अभी प्रयोग के तौर पर जैसे मोटर व्हीकल थेफ्ट वगैरह जैसी छोटी छोटी जो अपराध है जिसमें कहीं कोई गलत FIR करने की गुंजाइश नहीं है, वो दर्ज हो रहा है, और झारखंड में अभी FIR स्टार्ट नहीं हुआ है। सामान्य FIR या सनहा दर्ज करना हो तो थाना जाना ही पड़ेगा?
थाना जाना पड़ेगा। सनहा दर्ज करना ना हो या एफआईआर करना हो, थाना जाना पड़ेगा। सनहा और एफआईआर में अगर फ़र्क करें तो सनहा और एफआईआर में फ़र्क क्या होता है? देखिए, हमारी जो सीआरपीसी में जो है दो तरह के अपराध हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, जो छोटे मोटे घटनाएं होती हैं, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ झगड़ा हो गया, तो वो मामला जो है पुलिस थाने में एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं होता है। लेकिन जो बड़े घटनाएं हैं, मर्डर, डकैती, रेप, मारपीट, चोरी, जालसाजी जैसी घटनाएं हैं, तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर दर्ज करने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति है वो थाने पर जाता है, और वहाँ पर दो व्यवस्था है। एक तो है कि आप लिखित रूप से अपने एफआईआर थाना प्रभारी को दे सकते हैं जी, उस पर एक गवाह का हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरी व्यवस्था है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने पर गए हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था है कि जो पुलिस पदाधिकारी है थाने का, वो आपका फ़र्द बयान दर्ज करेगा, और फ़र्द बयान दर्ज करके वो आपसे पूछकर पूरी घटनाक्रम में एक एफआईआर दर्ज करेगा। अंत में आपका हस्ताक्षर लेगा, और उस पर दो गवाहों के भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे, और उस पर एक वर्ड यूज होता है ROAC, रीड ओवर एंड असर्टेन करेक्ट, मैंने पढ़कर सुना दिया और समझकर हस्ताक्षर किया, ताकि हमने जो कहा है वही लिखा गया है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कई शिकायत आती है। तो दोनों सिस्टम में, एक आप लिखित रूप से भी खुद लिख कर दे सकते हैं एफआईआर, दूसरा आप थाने पर जाके बयान दे सकते हैं, और तीसरा अगर पुलिस के समक्ष अगर कोई घटना हो रही है और पुलिस वहाँ पहुँच गई है, तो वहाँ पर पुलिस अपने बयान पर भी एफआईआर दर्ज कर लेती है। दो चीज़, एक तो सनहा वाला और हम डिफाइन करना चाहते हैं कि आमतौर पर कार्ड वगैरह खो गए, लाइसेंस खो गया, इस तरह की चीज़ें हुई तो सनहा दर्ज कराना क्यों ज़रूरी है? उस सनहा का क्या मतलब होता है? नहीं दर्ज कराने से क्या नुकसान है? ये जो कंपनियां हैं, जो जैसे डिफरेंट बैंक्स हैं, मोटर व्हीकल के कंपनियां हैं, ये सिम कार्ड है, तो चूँकि ये बहुत मिसयूज हो जा सकता है, इसलिए ये जो कंपनियों ने कर दिया है कि जब तक थाना में आप एक रिपोर्ट नहीं दर्ज कराएंगे, सनहा नहीं दर्ज कराएंगे, तब तक आपको नया फिर से मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने ही ये आवश्यकता डाल दी है कि सनहा दर्ज कराना आवश्यक हो। हालांकि बहुत जगह अब ऐसा नहीं भी है, आप सेल्फ एफिडेविट भी दे रहे हैं तो उस पर हो रही है, चूँकि सनहा दर्ज कराने में बहुत गड़बड़ी हो रही है। नहीं, एक चीज़ देखा जाए ना, एक ज़माना था हम लोगों के, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कि गस्टेड अफसर से सर्टिफिकेट जो है वो कराना पड़ता था। अब आ गया कि सेल्फ अटेस्टेड करके दे दीजिए। तो ये तो सुधार होना चाहिए ना भाई, कि हम अगर खुद हमारा लाइसेंस खो गया है या हमारा कोई सिम कार्ड खो गया या कुछ इस तरह खो गया है, तो हम कंप्लेन करें, इसका मतलब कि हम तो जेन्युइन पर्सन है, हमको मिलना चाहिए और वो ब्लॉक हो जाना चाहिए, वहीं पर वो ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, तो ये नहीं हो करके अभी भी उसके लिए दर्ज कराएं। दूसरे की आपने एक और चीज़ कही, वो कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो आपको आधार देना पड़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि आधार हर जगह आप नहीं मांग सकते हैं। क्यों आधार मांगेंगे आप? बैंक में जाइए, आधार अनिवार्य नहीं, बिना आधार के नहीं होगा। तो ये कंट्राडिक्शन, हाँ, ये कंट्राडिक्शन है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनके लिए दिक्कत। अब तो रेयर लोग हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन आधार क्यों मांगेगा भाई? आधार में तो हमारा बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। लेकिन ये आधार हर जगह, इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आधार हर जगह नहीं दिए तो आपका खाता नहीं खुलेगा। कहीं नहीं है, आधार ही पहचान है। आप कहीं एयरपोर्ट पर जाएं, कहीं जाएं, आधार कार्ड पे ही आपको एंट्री मिलती है। तो ये है। लेकिन अब देखिए, ये धीरे धीरे चेंजेज आ रहे हैं। जैसे कि आप बैंक्स में देख लीजिए कि अब आपका कार्ड अगर भुला गया है तो सनहा कराने की जरूरत नहीं है। अब एक सर्टेन SMS नंबर देते हैं वो, और उस पर आप अनब्लॉक कर दीजिए लास्ट चार्ज डेट दे के, तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो चूँकि पुलिस में की काफ़ी शिकायत होती है, सनहा दर्ज कराने के लिए पैसे मांगे जाते हैं और सनहा दर्ज नहीं किया जाता है समय पर, सनहा दर्ज नहीं होता है, लोग दौड़ते रह जाते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। वो भी CCTV की जब व्यवस्था हो गई है, हर थाने में CCTV लगा हुआ है, बिल्कुल, तब भी भय नहीं तब भी भय खत्म नहीं हुआ है। दूसरे की कई बार होता है कि सनहा दर्ज किया, नंबर नहीं चढ़ाया, अब दोबारा दौड़ के जाइए, अब नंबर इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अधिकांश मामलों में आप देखेंगे कि थाने की जो स्टेशन डायरी है वो अपडेट नहीं रहती है। अच्छा। तो अपडेट नहीं रहती है। आपने अगर अभी 2 बजे दिन में जाकर वहाँ सनहा दर्ज कराया, और थाने की स्टेशन डायरी रहना चाहिए अपडेट, लेकिन प्रैक्टिकली रह नहीं पाती है। अगर थाना की डायरी 8 बजे 9 बजे सुबह में ही है, अभी उसमें और लिखा जा रहा है, तो आपको तुरंत वो सनहा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जब आपका दर्ज करेगा उसके बाद वो मोहर लगा के उसकी कॉपी आपको मिलेगी। तो इस कारण देर हो जाती है। एक व्यवस्था तो हो सकती है ना कि आप मोबाइल नंबर उसमें डाल दीजिए, हम मोबाइल नंबर पर आपको नंबर भेज देंगे।
सनहा जो आपने दर्ज किया, आप उसको मुहर करके हमको दे दीजिए वापस, एक कॉपी रख लीजिए, एक कॉपी हमको दे ये दीजिए। अच्छा सुझाव है। ये बहुत जगह ऐसा किया गया है, जैसे बॉम्बे वगैरह में मैंने देखा कि पीर हाजी अली के पास मोबाइल बहुत चोरी होती है, तो वहाँ पुलिस ने व्यवस्था कर दी है, वहाँ गेट पर आते हैं, एक फॉर्म है और उस फॉर्म पर आप सारा डाटा भर के आप दे दीजिए, वो आप दस्तखत करके वो आपको फॉर्म मिल जाएगा और बाद में आपको सना की सूचना मिल जाएगी। तो ये हो रहा है। हमारे पास एक बेस हो गया कि हमने किया। हाँ, और हमको जब जरूरत उस नंबर की पड़ेगी, कोर्ट वगैरह का अगर जाना पड़े तभी नंबर की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप नंबर आप हमारे मोबाइल नंबर पर 24 घंटे हो रहा है। धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है कि लोगों को थाना नहीं जाना पड़े, इसकी व्यवस्था धीरे धीरे होती चली जा रही है। दूसरे की गिरफ्तारी किन स्थितियों में हो सकती है और गिरफ्तार जो हो रहा है उसके राइट्स क्या है? देखिए, यहाँ भी ब्रिटिश ने जो सीआरपीसी बनाया उसके सेक्शन 41 में पुलिस को असीमित अधिकार दे दिया गिरफ्तारी का। इवन कि जहाँ संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 109 रात में आप 2 बजे रात में कहीं जा रहे हैं, आपने नाम पता सही पता नहीं, उस पर गिरफ्तार कर सकती है। इस कारण भी पुलिस की छवि बहुत ख़राब हुई, बिना एविडेंस के गिरफ्तारियाँ होने लगी। तो लास्ट में जब इसमें पुलिस में इस पर कोई रोक नहीं लग सकी तो 2008 में फिर सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया और अब 41A ऐड कर दिया गया, जिसमें पुलिस के गिरफ्तारी करने के पावर को सीमित कर दिया गया है कि जो केस में सज़ा सिर्फ 7 साल तक की है या उससे नीचे की है, उसमें पुलिस संदेह के आधार पर तो गिरफ्तारी कर ही नहीं सकती है। अगर आपका नाम FIR में है भी तो पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी। अब पुलिस को आपको एक नोटिस देनी पड़ेगी कि आप पर ऐसे FIR हुआ है, आप कृपया थाना पर आएँ और अपनी बात कहें। कहने का मतलब है कि पुलिस के इस अधिकार पर रोक लगा दिया गया है कि FIR में नाम भी है तब भी आप तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले एक मौका दीजिए। वो थाने पर आएंगे, अपनी बात कहेंगे, अगर आपको लगता हो उनकी बात सही है तब गिरफ्तार नहीं होंगे, अगर लगता हो नहीं बात सही नहीं है, एविडेंस है, तब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। या नोटिस देने पर अगर वो व्यक्ति थाना पर नहीं जाता है तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। इस तरह से 2008 के बाद से पुलिस के गिरफ्तारी पर अंकुश लगाई गई है। और जहाँ तक जो अधिकार की बात है, गिरफ्तार व्यक्ति अधिकार की बात है, तो इसमें भी समय समय पर जैसे एक DK बासु का बहुत फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का 1996 का, जिसमें पूरा 11 प्रोसीड्योर दिया गया है, कैसे आप अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट मेमो देंगे, उसके फ्रेंड या रिलेटिव को सूचना दी जाएगी, उसको बताया जाएगा कि आपको जमानत, आपका केस जमानती है, आपको जमानत मिल सकता है, उनके वकील से मिलने दिया जाएगा। संविधान ने भी 2 महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं गिरफ्तार व्यक्ति को। एक है राइट टू साइलेंस का दिया है कि आपको दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि आप अपना अपराध स्वीकार ही कर लें। अगर आप स्वेच्छा से करते हैं ठीक है, लेकिन आपसे कोई कन्फेशन नहीं लिया जा सकता है। प्लस आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, उसके अंदर ही आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज देना पड़ेगा। तो और CRPC के जो सेक्शन 50 है वो स्पष्ट है कि अगर आपका केस बेलेबल है तो आपको थाना से जमानत लेने का अधिकार है, प्लस FIR की कॉपी, आपके विरुद्ध क्या बेलेबल 7 साल से नीचे वाले सब में है या बेलेबल ऐसा है कि 7 साल से ऊपर वाले में भी है? बेलेबल किसको हम कहेंगे? जिसमें कि CRPC में डिवीजन किया हुआ है कि कौन कौन अपराध जमानती होंगे, कौन कौन अपराध अजमानती होंगे। तो जितना गंभीर अपराध है, फॉर्जरी का, मर्डर, डकैती, रेप वगैरह अजमानती हैं, उसमें पुलिस को पावर नहीं जमानत देने का। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे अपराध हैं तो उसमें पुलिस को पावर है कि वो जमानत दे सकती है। अगर वकील आए, जमानतदार लाएँ तो जमानत देना होगा। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि हम जमानत नहीं देंगे। एक सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 21 में वो कहता है लाइफ विथ डिग्निटी। यस। और वही कहता है कि हमारे ही वोट से हमारा प्रतिनिधि चुन करके जा करके हमारे लिए कानून बनाता है और हमारे बेहतरी के लिए बजट से लेकर के बाकी वेलफेयर स्कीम्स जो है वो सब बनाता है। और हमारे पैदा होने से लेकर के या गर्भ में जाने से लेकर के और मरने तक लाइफ विथ डिग्निटी की परिभाषा है। तो ये लाइफ विथ डिग्निटी जो है वो डिग्निटी तक खत्म हो जाती है जैसे ही पुलिस हमारे राइट्स को सीज कर लेता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी उस रूलिंग के अनुसार एडवोकेट लेने का हम अपने परिवार किसी को साथ लेकर के जाएं वो लेने नहीं देते। आप गए उठा करके लेके चल दिए, बताए भी नहीं कि आप कौन है, सिविल ड्रेस में गए। तो वैसी स्थिति में नागरिक को क्या राइट है, क्या कर सकता है या उसके परिवार वाले? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग जो है 1996 की DK बासु केस में, उसमें तो जो गाइडलाइंस दिया गया है, जो आपने कहा, अगर उसका पुलिस वायलेशन करती है
तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में तुरंत उस पर कार्रवाई हो सकती है, आपको सज़ा हो सकती है उसमें, जो भी पुलिस पदाधिकारी इस तरह का करेंगे। और उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकार दिए जाएंगे। और जो राइट टू डिग्निटी है, यही कारण है कि जो राइट टू डिग्निटी है वो उसका बेसिस है कि हम लोग का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका मेन आधार है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो इसलिए जब तक आप दोषी साबित नहीं हुए तब तक आप इनोसेंट हैं। इसलिए अगर आप पुलिस कस्टडी में भी हैं तो सिर्फ आपका एक ही अधिकार छीना जाता है, दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आपको पुलिस थाने से बाहर जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी सारे अधिकार आपके हैं। आपको अपने वकील से संपर्क करने का, अपने लोगों से मिलने का, भोजन का अधिकार, मेडिकल, सारा अधिकार जो है सो आपके पास वो है। लोगों को जानकारी नहीं है और इस कारण जो लोग जिनकी जानकारी है वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके वो अधिकार मिलते हैं। लेकिन जहाँ अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं कि हमारे क्या अधिकार हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है, उनको लगता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है। यही कारण है राइट टू डिग्निटी की जो आपने बात कही, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि अब एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर किसी भी मामले में अभियुक्त को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, बिकॉज ये भी उसके डिग्निटी के खिलाफ है। क्योंकि कल अगर वो कोर्ट से इनोसेंट हो गया और आपने अगर उसको हथकड़ी लगा कर आप कोर्ट में ले गए हैं, पैदल टहलाते हुए ले गए हैं, तो उसकी डिग्निटी का क्या होगा। इसलिए अब जो है सो आप उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। भाग जाने का जहाँ खतरा है कि अगर वो भाग जा सकता है, हाँ, तभी ऐसा कोई सर्कस हुआ हो तभी आप लगा सकते हैं। और उसमें भी कोर्ट को भी आदेश है कि कोर्ट के अंदर पुलिस अफसर किसी भी अपराधी को हथकड़ी दस्ते में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उसमें भी अगर मान लीजिए एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत वायलेंट क्रिमिनल है, तो उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके कोर्ट में हथकड़ी रस्से में अभियुक्त को लाना चाहते हैं, अदरवाइज वो वहाँ भी नहीं ले जा सकते आप। चूँकि आपके पास सफिशिएंट फोर्स है, गार्ड है, आप उसकी सुरक्षा में ले जाइए। और जो लॉ अबाइडिंग पर्सन है, जिसने खुद समर्पण कर दिया है, ठीक है हमको अरेस्ट कर लीजिए, फिर उसको आप क्यों हथकड़ी लगाएंगे। तो इसलिए इस पर काफ़ी चेंजेज आया है, वो ये आप हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। जैसे सीसीटीवी की एक व्यवस्था हुई कि पुलिस को भी पारदर्शी बनाया जाए, पुलिस के पूरे एक्टिविटी को पारदर्शी बनाया जाए, वहाँ जनता के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कोई करता है क्या, मॉनिटरिंग होती है क्या। मॉनिटरिंग अगर होती, हाँ, कंप्लेन पर मॉनिटरिंग होती है वो अलग बात है, कंप्लेन करने की हिम्मत कितने लोग उठाते हैं। सामान्य मॉनिटरिंग अगर होती रहती, कोई आदमी बैठ के देखता रहता कि उसको सना का नंबर दिया कि नहीं, उसका FIR दर्ज हुआ कि नहीं, उसके साथ कैसे बिहेव किया, चेंजेज आ सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत बढ़िया सुझाव है इसमें। माने एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, हाँ, जहाँ खुद सुपीरियर ऑफिसर बैठ के वॉच करें। और उस पर वो तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अभी भी आप देखते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर CCTV वगैरह पर तो कार्रवाई हो जा रही है पुलिस ऑफिसर्स पर, पैसा लेने के आरोप में, घूस लेने के आरोप में, ट्रैफिक पुलिस पे। तो CCTV से तो काफ़ी परिवर्तन आया है और कमी भी हुई है, इस तरह के मामलों में कमी भी आई है। और अंतिम एक सवाल, ऐसा नहीं लगता है कि हमारा टोटल मानस, जो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हमको भयमुक्त होना चाहिए, हम इतने लंबे गुलामी में रहे, गुलामी के शासन में, उससे हमारा गुलाम वाला जो मनोवृत्ति बना हुआ है, और जैसे हमको कुर्सी मिलती है, पावर मिलता है, वैसे हम मालिक बन जाते हैं। ये अगर नहीं बदलता है व्यक्तियों का, तब तक पुलिस से उम्मीद करना थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं लगता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। क्योंकि मेन जो पुलिस के साथ जो प्रॉब्लम है, जो ऑफिसर्स, जिन ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र पोस्टिंग से कोई भय नहीं है, कुर्सी से कोई मोह नहीं है ना, तो वहाँ पुलिसिंग अच्छी हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जो की पोस्ट है, DG पुलिस का पोस्ट है, फील्ड के SP का है, थाना के ऑफिसर इंचार्ज का है, तो जहाँ ये कमजोरी आ जाती है कि हम चेयर पर बने रहें, तो वहाँ मुश्किल है। वहाँ पर आप फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं हो सकती है। और जब आप पॉलिटिकल लोगों के इशारे पर काम करेंगे तो पब्लिक आप पर फेथ नहीं करेगी। बिल्कुल फेथ नहीं करेगी। पुलिस आपके लिए है और आपकी सुरक्षा के लिए है, और भारत के संविधान के अनुसार पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, यानी जनता की सेवक है, और वह जनता की सेवक बनी रहे। यह पॉलिटिशियंस, सरकारों की भी जवाबदेही है और सरकारों की ज़्यादा जवाबदेही है, लेकिन हमारी भी जवाबदेही है कि हम उसको अगर गलती करता है तो उसके खिलाफ हम सुपीरियर अफसर को बताएं। और बहुत सारे मामलों में कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस लिया है, बहुत सारे मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन हम चुपचाप अगर बैठे रहेंगे तो उससे बात बनती नहीं है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।